नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। और आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की। चर्चा कर रहे हैं हम भारतीय संविधान की, और जो बच्चे रीट मुख्य परीक्षा L2 की तैयारी कर रहे हैं और SST की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये सेशन है। और ये हमारे रीट के SST के सिलेबस के क्रम में 24वां सेशन है। इससे पहले 23 सेशन हो चुके हैं, जिनमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के संविधान के कई टॉपिकों को डिस्कस कर लिया है। तो आइए आज के सेशन के अपन जो है शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की। भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, उनमें कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। 3 टॉपिक हमारे इस यूनिट के हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमने उद्देशिका का कर लिया है। आज दूसरा टॉपिक मूल अधिकार करेंगे, कल हम नीति निर्देशक तत्व करेंगे, और फिर मूल कर्तव्य भी कल हो जाएगा, क्योंकि मूल कर्तव्य तो छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत। कैसे हैं आप? अनिल राठौर जी, रिया, नीरू, कमलेश शंकर, पूनम, ईश्वरलाल मीना, मिलन, मिस्टर हरिराम एंड रोहित राज। कैसे हैं आप? माया कुमावत, भारती रोहित, जितेंद्र, प्रमोद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सोनू कुमारी, सुनील, लाभूराम जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और मिस्टर हरि राम जी कह रहे हैं कि YouTube पर आपका चैनल है जो हमें पूरे टॉपिक करवा रहा है फ्री में। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे YouTube चैनल हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े YouTube चैनल भी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं। देखिए, सब व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। जितना जो कर सकते हैं उतना वो कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं उतना हमसे हो पा रहा है उतना हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सब व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ तो करने का प्रयत्न कर रहा है ना। जो बहुत बड़े चैनल हो गए हैं वो थोड़ा सा पैसे की तरफ ज्यादा चले गए हैं। जो अभी शुरुआत किए हैं वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर कंटेंट देके आपका विश्वास जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सब अपना काम कर रहे हैं, कोई भी जो है वो ऐसा नहीं है जो अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो उसी में से हमारा भी एक छोटा सा परिवार है जिसके आप सब सदस्य हैं परिवार के, और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी छोटी मोटी सहायता हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसी क्रम में आज शुरुआत करते हैं सेशन की। टॉपिक आज का अपना क्या है? मूल अधिकार। मूल कर्तव्य अलग होते हैं, मूल अधिकार अलग होते हैं, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। मूल अधिकार को हम पढ़ेंगे आज और मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं। इनको मौलिक अधिकार भी कहते हैं, मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, मूल अधिकार भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। आज हम इसी की जो है वो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और इस सेशन में हम लिखे चर्चा करेंगे, ठीक है। लास्ट जो सेशन किया थोड़ी सी मुझे संतुष्टि कम मिली, और फिर मैंने सोचा कि लिखे करते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और हालांकि लिखे जब करते हैं तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पे लिखनी होती है, इसीलिए, ठीक है। लेकिन जो चीजें समय ज्यादा लगने के बाद जो चीजें निकल के आती है, चीजें जो एक्सप्लेन होती है, और आपका जो कंटेंट बनता है वो काफी अच्छा बनता है। तो अपने पास समय तो है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो आइए अपने नोट्स जहां पर भी आप लिख रहे हैं, जिस रजिस्टर में आप नोट्स बना रहे हैं, उस रजिस्टर को खोलें आप और लिखने का प्रयत्न करें, और साथ साथ में हम समझने का भी जो है वो निरंतर प्रयत्न करेंगे, ठीक है। करें शुरुआत आज के सेशन की। देखिए, अगर हम बात करते हैं विद्वान साथियों मूल अधिकारों की, तो
भारत के संविधान के अंदर मूल अधिकारों की जो चर्चा की गई है वो भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि मूल अधिकार जो है वो भारत के संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है मूल अधिकार? भारत के संविधान के भाग 3 में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? देखिए, आप भी जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि जो टॉपिक है, देखो जो बच्चा पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप 2-3 कंपटीशन दे चुके हैं तो आपको बेसिक पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो लिखिए, संविधान मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। मूल अधिकार जो है वो भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और भाग 3 में ही अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की जो है वो चर्चा की गई है कि संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वो मूल अधिकारों का विवरण हमें बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो दिया गया है। इसीलिए भारत के संविधान का भाग 3 क्या कहलाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा। नोट लगा के लिखिए, संविधान का भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा या भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का ये गए के नीचे न है, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहलाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ है अधिकार पत्र, ठीक है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? संविधान के अनुच्छेद 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमारे भारत के संविधान ने हमें, जो हमारा मूल संविधान था, उसने हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे, है ना। भारत के मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार दिए गए। कितने मूल अधिकार दिए गए हमें? 7 मूल अधिकार दिए गए। कौन कौन सा मूल अधिकार था? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार और 7वां संपत्ति का अधिकार। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जब 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, तो संपत्ति का अधिकार हमसे छीन लिया जाता है या संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। तो किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन
संशोधन कब हुआ? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। 1978 में मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस एक स्लाइड में कई क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे एक बार फिर से। अब तक जो हमने पढ़ा है कि संविधान में मूल अधिकारों को भाग 3 में दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। क्योंकि हमें भाग 3 मूल अधिकार देता है तो ये भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। और मूल जो संविधान था उसमें 7 हमें अधिकार दिए गए थे, मौलिक 7 अधिकार दिए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। अब आप कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों हुआ कि 1978 में संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। अगर संपत्ति का अधिकार होता तो क्या दिक्कत होती भाई? जैसे बाकी अधिकार है हमारे, वैसे अगर संपत्ति का भी अधिकार होता, आज भी अगर हमारे 7 मौलिक अधिकार होते, संपत्ति का अधिकार अगर आपके पास होता तो सरकार को क्या इससे हानि होती और जनता को इससे क्या फायदा होता? आखिर क्यों सरकार ने संविधान में दिए गए हमारे 7वें अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हमसे छीना? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। आप कमेंट करके बताएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हम मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ने हमें 7 दिए थे लेकिन संविधान संशोधन करके 6 कर दिए। तो अर्थ क्या हुआ कि हम मूल अधिकारों में भी संविधान संशोधन के जरिए परिवर्तन कर सकते हैं। हम ये लिखेंगे इसके बाद कि मूल अधिकारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में भी क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सरकार की विकास की योजनाओं में बाधा उत्पन्न होती है संपत्ति के अधिकार से। कुछ हद तक तो ठीक है, यह भी बात ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्या आता है? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बात लिखिए कि अनुच्छेद 2, एक मिनट रुकना,
एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। नेक्स्ट लिखिए आप। सॉरी, बीच में थोड़ी सी बाधा आई आपकी। क्या है कि एक तो जो आपके कॉल आते हैं ना, वो ऐसे टाइम आते हैं जब क्लास होती है, लेकिन कोई बात नहीं, लिखिए। देखो, संविधान का अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा इसमें जो है वो दी गई है। एक से डायरेक्टली तो ये हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ मिलेंगे हमें? किसी न किसी राज्य का अर्थ क्या है? किसी न किसी देश में ही तो मिलेंगे। तो इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 12 से जो है मूल अधिकार शुरू होते हैं। मौलिक अधिकार से से संबंधित अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12 ये कहता है कि राज्य शब्द को इसमें परिभाषित किया गया है, अर्थात राज्य शब्द में सरकार और संसद आती है। ठीक है, ये सारा पूरा जैसे राज्य में क्या क्या आती है, सरकार, संसद, ये सब आ जाते हैं। 12 को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको याद कौन सा रखना है? फिर अनुच्छेद 13 को आपको याद रखना है। मोस्टली अनुच्छेद 13 को आपको क्या रखना है? याद रखना है। अनुच्छेद 13 लिखो। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों से भारत की जनता को जो है वो असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि शून्य है। यानी आप मौलिक अधिकारों में जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं? आप मौलिक अधिकारों में अल्पीकरण नहीं कर सकते, उनको कम नहीं कर सकते। ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसी विधियां शून्य है जिससे क्या किया जा सके? मौलिक अधिकारों को कम किया जा सके। हालांकि फिर भी जो सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 226 के तहत हमारे अधिकारों में किसी विशेष परिस्थिति में क्या कर सकता है? कमी कर सकता है ना। अब लिखिए आगे, अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। मौलिक अधिकारों
से असंगत या उनके अल्पीकरण से संबंधित विधियां शून्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, अनुच्छेद 14 आता है। यहां से शुरू होता है अपना मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक समता का अधिकार या समानता का अधिकार जो है वो आता है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 14 से 18। पहला आपका मूल अधिकार भी यहीं से शुरू होता है, पहला मूल अधिकार। अब लिख ली, एक हेडिंग लिख दीजिए आप, हेडिंग में लिख दीजिए मूल अधिकार। मूल अधिकार। और इन मूल अधिकारों में पहला अधिकार समता का अधिकार। इसके आगे लिख दीजिए अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 से 18 तक जो है वो मूल अधिकारों में फर्स्ट लेवल का सिलेबस साथ साथ में ही तो कवर हो रहा है हमारा। फर्स्ट लेवल का भी सिलेबस हमारा साथ साथ में ही कवर हो रहा है। केवल आपके जो विद्यालय विषय हैं फर्स्ट लेवल में वो आपको अलग पढ़ना है, बाकी तो सारा सिलेबस हम कवर कर ही रहे हैं फर्स्ट लेवल का। ठीक है, लिखिए अनुच्छेद 14 लिखिए सबसे पहले इसमें, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है आपसे? दिख तो रहा है आपको प्रॉपर तरीके से। पहला अधिकार समता का अधिकार। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है? समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक हो या भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक हो। देखो, भारत का नागरिक तो जो इंडियन सिटीजन है और भारत में रहने वाला, चाहे कोई विदेशी नागरिक भी भारत में रह रहा हो, सभी को यह अधिकार है कि वो कानून के समक्ष समान है। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया है तो यह नहीं कि यहां भेदभाव किया जा सकता है। कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या है? एक समान है, थ्योरेटिकली अगर देखें तो हम। और इसी आधार डाइसी नामक एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा, डाइसी ने इसी अधिकार को विधि का शासन कहा है। और अनुच्छेद 14 मूल ढांचे की अवधारणा को भी परिभाषित करता है संविधान की। नहीं लिखा तो पीडीएफ प्रिंट कैसे निकलेगी? लिखोगे, अगर प्रिंट किया होता तभी तो लिखता। ऐसा लिखा हुआ प्रिंट थोड़ी करवाओगे आप। लिखो, डाइसी ने इस अधिकार को विधि का शासन कहा। नोट लगा के लिखो, डाइसी ने इस अधिकार को डाइसी नामक विद्वान ने इस अधिकार को विधि का शासन कहा। विधि का अर्थ क्या है यहां पर? कानून।
विधि का अर्थ क्या है यहां पर? कानून। विधि का अधिकार यानी कानून का अधिकार इसे जो है वो कहा। कानून का शासन कहा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाए तो भारतीय संविधान के या मूल अधिकारों के किस अधिकार को विधि का शासन कहते हैं, या डाइसी ने किस अधिकार को विधि का अधिकार कहा? तो मूल अधिकार यानी समता का अधिकार अनुच्छेद 14 को। ये डाइसी शब्द है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लिखा हुआ ना समझ में आए, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उस लाइन को फिर से लिख दूंगा या फिर से जो है आपको बोल के बता दूंगा। नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 15। नेक्स्ट लिखिए आप अनुच्छेद 15। थोड़ा और सुंदर लिखने का प्रयत्न करते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमें? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 यह कहता है कि सामाजिक भेदभाव की समाप्ति हो। सामाजिक भेदभाव की समाप्ति हो। सामाजिक भेदभाव की समाप्ति। अर्थात ये किसका भाग है? अनुच्छेद 15 ये समता का अधिकार का ही भाग है। हमारा जो पहला मूल अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेदों में वर्णित है, तो हमने 14 पढ़ लिया। 15 में क्या कहता है कि सामाजिक भेदभाव की समाप्ति, यानी भारत का संविधान ये कहता है कि हम जाति, धर्म, समाज के नाम पर किसी में भेदभाव जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस आधार पर? धर्म, जाति, वंश और लिंग के आधार पर हम जो किसी में भेदभाव नहीं करते या कर सकते हैं। इसी में अनुच्छेद 15(a) क्या कहता है? इसी में अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि हम, या भारत का संविधान क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य अपने नागरिकों में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि इस जाति का है। इसमें जन्म स्थान भी लिख दो। जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी भारत के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग से संबंधित क्यों ना हो, उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है इन आधारों पर। ठीक है, अनुच्छेद, इसी के तहत अनुच्छेद 15(2) ये कहता है कि राज्य महिला व बच्चों के अंदर थोड़ी सी रियायत बरत सकता है, उनके साथ थोड़ा सा जो है उनको कुछ ज्यादा सम्मान दे सकता है। जैसे हमने क्या कहा हमारे एक बाल अधिकार में कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को हम जो है कठिन कार्यों में नहीं लगा सकते हैं, तो हमने बच्चों को कुछ विशेष अधिकार दिए है ना, इस तरीके से। इसके बाद अनुच्छेद 16 लिखो, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 यानी गवर्नमेंट नौकरी में। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में
अधिकारों या अधिकार की समानता। कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी प्राइवेट जॉब है, कोई भी लोक नियोजन सेवा है, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, रक्त समूह के आधार पर कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तुम्हारा बी है, हम तो ए वाले को लेंगे, बी वाले को नहीं लेंगे, इन आधारों पर किसी को भी जो है वो वंचित नहीं किया जा सकता है या किसी को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। ये भी नहीं कह सकते कि जैसे कोई मान लो विभाग है, कोई प्राइवेट संस्था है और वो ये कह दे कि हम तो केवल इस जाति के लोगों का ही क्या करेंगे, चयन करेंगे, बाकी लोगों का चयन नहीं करेंगे, या ये गवर्नमेंट या ये प्राइवेट जॉब है या ये गवर्नमेंट जॉब है, इसमें इस विशेष जाति को प्राथमिकता है, बाकियों को प्राथमिकता दूसरे नंबर पर आती है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति में भी क्या नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो जाति जनजाति के जो लोग हैं, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उन क्योंकि वो पिछड़े हैं तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनके हितार्थ, उनके हित के लिए उनको कुछ विशेष जो है वो लाभ दे सकते हैं, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नेगेटिव तरीके से नहीं कर सकते हैं हम, है ना। नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत निषेध। लिखाने की जरूरत नहीं होगी, शायद आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, ये स्पर्श के योग्य है, ये स्पर्श के योग्य नहीं है। छुआछूत निषेध, यानी भारत के संविधान में कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई है कि ये छूने योग्य है, ये छूने योग्य नहीं है। भारत के संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। हम भारत के लोगों के साथ, चाहे वो किसी जाति, धर्म या किसी पेशे से जुड़े हो, कहीं पर भी उनका जन्म स्थान हो, हम उनको अस्पृश्य या उनके साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में अधिकार है। पहले आपको पता है पुराने जमाने में छुआछूत बहुत ज्यादा होती थी, अब भी है लेकिन अब बहुत कम रही है ना। प्रथम भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम बना था इसी अनुच्छेद के तहत 1955 में। प्रथम भारतीय यानी प्रथम कानून बना था, प्रथम भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में बना। यह भी यही कहता है कि आप किसी को यह नहीं कह सकते कि तुम अस्पृश्य के योग्य हो, यानी तुम्हें छुआ नहीं जा सकता। पुराने लोग जो है ना, अगर मान लो अपने घड़ों को, अपने बर्तनों को छूने नहीं देते थे। नीची जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन अब वर्तमान में काफी हद तक ये कम हो गया है। हालांकि कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो है वो दिखता है, लेकिन इतना नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत कहता है। देखो, इससे ज्यादा डीप नहीं हो सकता ये टॉपिक। अगर इस टॉपिक को हम मान लो चाहें तो बहुत सरल तरीके से भी कराया जा सकता है। केवल आपको जो है वो अधिकार बता दिए जाए और अनुच्छेद बता दिए जाए, सीधे सीधे बस टॉपिक हो गया। लेकिन हमने इसको और ज्यादा डीपली लिया है ताकि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाना है, लेकिन वो क्वेश्चन आपका सही हो, उस क्वेश्चन में किसी तरीके की ऐसा कोई क्वेश्चन ना बन जाए जो आपको नहीं आता हो। तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। हालांकि कल मैं थोड़ा सा डाटा लिख के ले आऊंगा पहले से ही, ताकि हम कल समय की बचत कर सके। तो कल हम इस पहली जो यूनिट है हमारी संविधान की, इसको पूरा कर देंगे। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत हो गया है। उपाधियों का
अंत। पहले देखिए, जैसे अकबर ने फरजंद की उपाधि दे दी थी मान सिंह को, है ना, दे दी थी ना। अंग्रेज सेना भी किसी को किसी को जो है वो राय बहादुर की उपाधि दे देती थी, है ना, अलग अलग उपाधियां दी जाती थी लोगों को, है ना। लेकिन भारत के संविधान में ये खत्म कर दी गई है। अब कोई भी उपाधि किसी को नहीं दी जा सकती है। केवल सेना, शिक्षा, इन दो क्षेत्रों को छोड़कर उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता। शिक्षा में उपाधि है ना। शिक्षा में आप जैसे जैसे हायर एजुकेशन प्राप्त करोगे आपको उपाधि दी जा सकती है। सेना में उपाधि दी जा सकती है। सेना और शिक्षा को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं देता है। राज्य लिखो, लिखो, राज्य, सेना और शिक्षा को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं देता है। यानी इस दो क्षेत्रों के अलावा सेना और शिक्षा को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में जो है उपाधियां नहीं दी जा सकती है। एक और बात लिखो, मान लो कुर्जी कोई जिया विदेश चल जाए, अमेरिका चल जाए और बैठा अमेरिका की सरकार जिया प्रधानमंत्री ने उपाधि दे दे कोई भी, तो क्या वह मान्य होगी? वो मान्य नहीं होगी। लेकिन एक कंडीशन में मान्य हो सकती है, अगर राष्ट्रपति से उपाधि लेने से पहले अनुमति ले ली जाए। जैसे मान लो हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए और अमेरिका सरकार चाहती है कि वो प्रधानमंत्री जी को कोई उपाधि दे, तो उपाधि वो प्रधानमंत्री जी सीधे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उनको हमारे राष्ट्रपति जी को अनुमति लेनी पड़ेगी कि हमें ये उपाधि दी जा रही है, तो क्या हम ये उपाधि ले लें। अगर राष्ट्रपति कह दे कि हाँ, स्वीकृति दे देता है लिखित में कि हाँ आप ये उपाधि ले सकते हैं, तो आप जो है वो उपाधि ले सकते हैं। कोई दूसरा देश दे तब की कंडीशन है ये। भारत में तो उपाधियों का अंत ही कर दिया, हम दूसरे देश में तो उपाधियों का अंत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब आपका जो है वो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जैसे भारत रत्न पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार। अब आपका जो पहला अधिकार था समानता का अधिकार, वो पूर्ण हो चुका है। समानता का अधिकार पूर्ण हो चुका है। आपसे बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम तो अच्छे खासे डीप पढ़ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है, उनको किसी भी प्रकार की भेदभाव जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट लिखो स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट लिखो स्वतंत्रता का अधिकार। दो नंबर अधिकार है ये। नेक्स्ट लिखो 2 नंबर स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक। बिल्कुल शंकर चौधरी जी, मूल जो हमारा संविधान था उसमें 7 अधिकार थे और वर्तमान में जो है वो कितने हैं, 6 ही अधिकार जो है वो बचे हुए हैं। अनुच्छेद 19 से लेकर और 22 तक क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दिया गया है। अनुच्छेद 19 कहता है कि
मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं उल्लेखित थी, जो वर्तमान में 6 है ना। स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 में। स्वतंत्र अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का उल्लेख में यह कहा गया है, क्या कहा गया है उल्लेख में, कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, जो अब 6 हैं। पहली बात तो इसमें यह कही गई है। दूसरी बात इसमें कही गई है, दूसरी बात जो इसमें कही गई है वो क्या कही गई है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में 19A(6) में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? 19A में था, 19(1)(6) में। उन्नीस एक छह में दिए संपत्ति के अधिकार को 44वें, लाइट और चली गई है, 1 सेकंड रुको, ऐसी बंद करनी पड़ेगी वरना तो क्लास बंद हो जाएगी फिर। छह में क्या कहा गया है कि संपत्ति के अधिकार 19(1)(6) में, संविधान के अनुच्छेद 19(1), इसको भी ऐसे कर लो, उन्नीस एक छह में दिए संपत्ति के अधिकार में, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया इसको। दिया गया। संपत्ति का अधिकार किस में था? 19(1)(6) में था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। और 19 के अंदर यह भी कहा गया है कि 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं दी गई है। भारत के लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। छह प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार लिख देते हैं, ऐसे लिख दो, भारतीयों को छह प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन सी है 6 प्रकार की? लिखो। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी दी गई है हमें? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहली लिखो। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी लिखो, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा
व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी लिखो संघ व परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ व परिसंघ यानी कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप चाहो तो अपना कोई संगठन बना सकते हो, कोई पार्टी बना सकते हो, आपको स्वतंत्रता है। चौथी लिखो आप भारतीय क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारतीय क्षेत्र में बिना रोके आपको कोई नहीं रोक सकता। हम राजस्थान में जन्म लिए, हमारा मन कर रहा है हम जम्मू कश्मीर घूम के आए, हम जा सकते हैं। हमारा मन कर रहा है कि हम केरला जाए, जा सकते हैं। हमारा मन कर रहा है पश्चिम बंगाल जाएं तो जा सकते हैं। हम पूरे भारत में कहीं पर भी बिना रोक टोक के क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, अबाध भ्रमण। भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी कोने में जाके आप रह सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में जाकर आप जो है वो घूम फिर सकते हैं, और भारत के किसी भी कोने में जाकर आप जो है वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं। आपको पूरे भारत में कोई नहीं रोक सकता है। आपको पूरे भारत में कोई नहीं रोक सकता है। कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी आओ, आपकी खुली है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता, भारतीय क्षेत्र में अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारतीय क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता। पांचवी लिखिए, भारतीय क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। जहां तक भारत की सीमा है आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। क्या लिख दिया? और छठा लिखिए, व्यापार करने की स्वतंत्रता। गुरुजी थे तो आको के भारत को आदमी या कोई भी राज्य में जाके रह सके, बैठे व्यापार कर सके, घूम सके। तो मैं पहले जो छोटा आज मैं पढ़े करता कि झिखा लोग यूपी बिहार का, खास तौर पर बिहार का लोग मुंबई गएड़ा बन शिवसेना बठू मारती और मार के काट देती। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुंबई में बिहारियों को पीटा गया कि तुम यहां क्यों आके रहने लगे हो, अपने बिहार में जाओ। अक्सर हम कहां जाते हैं, गांव के लोग शहरों की ओर ही आएंगे। बिहार में थोड़ी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, एक गरीब राज्य है, तो वहां के जो लोग हैं वो या तो पढ़ने के लिए या फिर व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए कहां जाते हैं, बड़ी सिटी में जाते हैं। लेकिन गुरुजी ये तो हमारा अधिकार है कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं। फिर मुंबई में जब हमें पीटा जाता था, या मुंबई में जब भारतीय लोगों के साथ, भारत के ही एक राज्य के लोगों के साथ दूसरे राज्य में ऐसा होता था, तब हमारा संविधान कहां चला जाता था? ये क्वेश्चन आपके मन में आता है कि नहीं आता है? आज बच्चे कम ही हैं, 60 ही बच्चे हैं, क्या बात है, कहां चले गए बाकी बच्चे? शायद लिखने में जोर आ रहा होगा, है ना? ये हो सकता है, बिल्कुल। लिखने वाली क्लास में बच्चे कम रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या है कि पीडीएफ से काम चलाने वाले हैं, लेकिन लिखने का आपको फायदा डबल होता है, ये भी याद रखें आप।
लिखने का आपको जो फायदा होता है वो डबल होता है। आपका याद भी होता है, प्लस आपके नोट्स भी बनते हैं, प्लस आपके समय की भी बचत होती है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये जितने भी स्वतंत्रताएं हैं ये केवल भारतीय नागरिक को है। लिख दो नोट लगा के, अनुच्छेद 19 में वर्णित, अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है। जैसे कोई विदेश से आकर अगर भारत में रह रहा है उसके लिए नहीं है, उसको विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसके बाद के जो टॉपिक है उनको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगली है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में जो है वो अपराध व दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, कल प्रयास करेंगे कि पहले लिखे हम सारा का सारा डाटा आपके लिए रखें। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। आज हम बहुत, हालांकि पढ़ा हमने कम है, लेकिन जितना पढ़ा है उतना हमने अच्छे से पढ़ा है और उतना आपको याद भी रह गया। हमने क्या क्या पढ़ा है, क्विक रिव्यू करें तो बताओ। हमारा भारत का संविधान, हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में हमें जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक वर्णित है बताओ। 12 से लेकर कहां तक वर्णित है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। 12 से लेकर 32 तक, अनुच्छेद 12 से 32 तक जो है वो क्या है, वर्णित है। और भारत का संविधान हमें जो है वो ये जो भाग 3 है इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इस तरीके से हमने ये सारी चीजों को पढ़ा है। तो कल इसके आगे की चीजों को पढ़ेंगे और कल इस यूनिट को भी पूरा हम करने का प्रयत्न करने वाले हैं, है ना। कल 2 ही चीजें बचेगी हमारी, ये आधे बचे हुए हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फिर जो है वो उद्देश्य, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो पढ़ेंगे, और मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य का टॉपिक बहुत छोटा सा ही है, तो हम आसानी से पढ़ लेंगे। हाँ सॉरी, 35 तक, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक है। माया कुमावत जी, वर्षा भटनागर जी, अनिल राठौर जी, सॉरी 12 से 35 तक, बिल्कुल सही कहा आपने, 12 से 35 तक है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।